सर आपका नाम बताइए। सबसे पहले तो ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, हमारे सभी दर्शकों को, सभी देखने वाले को दिल से नमस्कार है। मेरा नाम हुआ विक्रम कुमार। मैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में एज अ गीतकार, एज अ एक्टर, कहिए एज अ सिंगर, ये तीनों रूप में आप लोगों को मनोरंजन कराने के लिए आया हूँ। जी विक्रम जी, आपकी 2 फिल्में आने वाली है, कुछ बताएंगे फिल्म के बारे में? जी, मेरी अपकमिंग फिल्म, एक पहले तो फिल्म रिलीज़ हो चुकी है जिसका नाम है बोलो गर्व से वंदे मातरम, जो कि तकरीबन 2018 में ही रिलीज़ हो चुकी थी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, कोरोना ने सबको ऐसे ही रोक के रख दिया, घर में बैठा के रख दिया। तो फिर जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तो मेरी 2 फिल्में मैंने पिछले साल कंप्लीट किया है, जिसका नाम है जनता की अदालत और इंस्पेक्टर विक्रम। क्या है इंस्पेक्टर विक्रम, कुछ बताएंगे? जी, इंस्पेक्टर विक्रम में तो आपको अब अपने मुँह से क्या हम तारीफ़ करें। सब अपने दही को मिठाई कहते हैं, खट्टा तो कोई कहता नहीं। तो इसलिए मैं ये चीज़ें आप लोग पे छोड़ता हूँ, बस इतना कह के कि आपको कुछ अलग अंदाज देने वाला, अलग डायलॉग डिलीवरी देने वाला, अलग ही भोजपुरी में आपको फ्लेवर और टेस्ट लेकर एक अभिनेता आएगा, जिसको आपको दिल से आपको स्वीकार करने पे मजबूर कर देगा कि हाँ भाई, बंदे में तो दम है, बंदे ने कुछ सीख के आया है। क्या स्टार कास्ट है इन फिल्मों की? जी देखिए, इंस्पेक्टर विक्रम में है संजय पांडे जी, अयाज खान जी, रत्नेश बर्मल जी, और सोनम तिवारी है, सालू सिंह हैं, शिवा शर्मा जी हैं। और उसके बाद जो जनता की अदालत है हमारी फिल्म, वो एक बिग बजट, बिग स्टार कास्ट है। सपोर्टिंग कास्ट उसमें लगभग बाकी सारी इंडस्ट्री के जितने भी नामचीन चेहरे हैं सभी को हमने लिया है, जो कि कैरेक्टर में फिट बैठते थे। उसमें अवधेश मिश्रा जी हैं, मनोज टाइगर बतासा जी हैं, बालेश्वर सिंह जी हैं, रितु सिंह जी हैं, सोनम तिवारी उसमें है, रत्नेश बर्मल है, संतोष श्रीवास्तव जी है, और आपका भाई ये विक्रम कुमार है। तो ये दोनों फिल्में जो आपकी हैं विक्रम जी, ये कब तक आ रही हैं? जी देखिए, आप उम्मीद कीजिए, भोलेनाथ का कृपा हुआ, सावन का महीना चल रहा है, तो अगले महीने आप लोगों को ट्रेलर देखने को एक का मिलेगा। थोड़ी गैप में हम दोनों को लॉन्च करेंगे। विक्रम जी, मैं ज़्यादातर लोगों से उनके संघर्ष के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक का संघर्ष कई लोगों के लिए प्रेरणा हो सकती है। आपके संघर्ष की क्या कहानी है? विक्रम जो हमारे साथ है, विक्रम कुमार जो हमारे साथ इस वक्त इंटरव्यू में है, वो कहाँ से आते हैं और उनके कलाकार बनने के पीछे की क्या कहानी है? आपने ऐसा विषय छेड़ दिया कि मैं सोच के भी ना क्या बताऊँ ना बताऊँ। अगर मैं उन जो मैंने लाइफ में अपने संघर्ष किया, अगर उसको मैं सोचूं और दिल से बताना चाहूं तो शायद बताते बताते रो दूं, लेकिन ठीक है, बताना तो पड़ेगा ही, तो सही से बताते हैं। शुरुआती दौर में सबसे पहले इस फिल्म लाइन में आने का सपना हमें, जब मैं बच्चा था, तकरीबन 7 साल का 8 साल का था, तभी हो गया। मतलब तभी मैं सोच लिया था कि मुझे अभिनेता ही बनना है। उससे पहले मेरा माइंड में 2004-5 के आसपास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का शौक़ चला, जब कंप्यूटर दिखा। जबकि जब हम क्लास में पढ़ते थे, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, ज्ञान ज्योति स्कूल में, तो अपने गांव के, तो वहाँ पर कंप्यूटर आया फर्स्ट टाइम। तो देख के हम उसको लेकर ना एक बहुत सारा चीज़ मतलब बताया कि ये फ्यूचर कंप्यूटर, ये वो, कल हो के इसी का टाइम है। तो हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सोचा और फॉरेन जाने का सोचा, मगर फिल्म और सिनेमा ने रोक के रख दिया। इसने कहीं जाने ही नहीं दिया, क्योंकि मन में ये था कि पैसे तो कमा लूँगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके, लेकिन अगर नाम चाहिए कि ये जो जीवन मिला इसको एक रूप देना हो, जिससे मेरी पहचान बने, लोगों के दिल में रहूं, लोगों का प्यार पा सकूं, तो उसके लिए ये अभिनय लाइन है, और जो कि मेरे अंदर से कुट कुट के भरा था माता सरस्वती जी की कृपा से। गाँव में जब था मैं, तो इस चीज़ की इच्छा पूरा करने के लिए मैं शाम के टाइम, मेरे घर में एक ऑडियो टेप था, साउंड बॉक्स जैसे, जिसे आजकल बुफर कह लो, कुछ भी कह लो, तो कैसेट लगा के बजते थे। तो मैं ऐसा करता था स्टार्टिंग में, कभी मम्मी का साड़ी या किसी का पहन के अपने आप को इन दोस्तों में या अपने वहाँ घर में दादी के, दादा के आगे, सबके आगे नाचता था। टोले के लोग इकट्ठे करके मैं नाचा हूँ। यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि देखिए मैं नाच रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है, और फिल्म में देख देख के। तो ये सब चीज़ें कर कर के फिर वहाँ से कहीं पे कनेक्शन महादेव की कृपा से कहीं जुड़ पाया मैं एज अ गीतकार के रूप में। फिर कुछ गीत लिखे, कई सिंगरों के लिए गीत लिखा, बनना था हीरो, सबको बनना होता है, उसी तरह मुझे भी स्वाभाविक बनना था। निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म जब मैं देखा तो मेरे अंदर तो समझिए कि एक ब्लास्ट सा हो गया कि अब नहीं रुकना है, अब तो बनना ही बनना, ठान लिया सब कुछ, कहीं भी जाए कुछ कहो ना कहो, मन ही नहीं लगता था सच कहूँ तो। एक सवाल मेरा आपसे है विक्रम जी, आपको इंटरप्ट किया, मैंने ये सुना है कि भाई शायद आप
मनोज तिवारी की एक फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, उसे देखने के लिए आप बार बार जाते थे। आपने कई बार उस फिल्म को देख लिया, फिर आपके घर वालों को पता चला तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पिटाई हुई थी। जी, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे होते होंगे, आपके साथ भी बचपन में हुआ होगा। क्या होता था ना, तब सिनेमा को लोग अलग नज़रिए से देखते थे, क्योंकि हमें सबका एक टारगेट होता था माँ बाप का कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एक अच्छा नौकरी दो। सिनेमा प्रति कुछ कैरियर नहीं था, कहाँ से जाना है, किसी का कोई मतलब संपर्क ही नहीं था, कोई रिलेशन ही नहीं था इससे। जिनके थे वो बस थे, हमारे तो कोई नहीं थे। हमारे आसपास के गांव के होते ना, वहाँ के भी कोई नहीं था। तो जब मैं ससुरा बड़ा पैसा वाला मेरे मामा के साथ मैं देखा था फिल्म, तो उसके बाद मैं बहाना कर कर के फ़िल्म देखने जाता था। दादाजी की दुकान थी, उस दुकान का सामान लाने के बहाने शहर जाकर फिल्म को देखना, पैसे बचा के। कई बार तो मैं आपको बताऊं, हिंदी फिल्म जब लगते थे तो दुकान से पैसे चोरी करके, और मैं टिफिन टाइम में स्कूल से मतलब कि भाग के और जाके वो टीवी में फिल्म टिकट पे दिखाते थे गांव में, तो वहाँ पर फिल्म देखता था और अपना मन का इच्छा पूरा करता था। और देखने के बाद जो आनंद मिलता था ना, और लगता था कि एक दिन ऐसा करूँगा। वाह, बहुत शानदार। अच्छा, मुझे ये पता है कि भाई आपके स्ट्रगल की जो कहानी है वो पंजाब से होकर गुजरती है, जहाँ पे आप नारियल पानी बेचते थे। सही, अभी तो हम बता रहे थे, उस बीच में हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। तो कहानी मेरी तो बहुत दुखदायक है, बहुत दर्द, क्या कहूँ, मुझे बहुत फील होता है। बहुत कहते हैं, गाना है कि दुनिया में बहुत कम है गम है, जब दुनिया का गम देखो तो अपना लगता कम है। तो इसी दौरान मैं जब बचपन में जब ये दुख दर्द से गुजर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे। बॉम्बे आने के लिए सपना था, जिस रूम में रहता था बॉम्बे का फ़ोटो लगाता था, हीरो सब का फ़ोटो लगाता था, और जब सोचता था कि कब पहुँचूँ, तो पैसे इकट्ठे किए करने के लिए मैं पंजाब गया। मेरे जो भी पापा रहते थे पंजाब में, तो पंजाब गया। पंजाब जाने के बाद में वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग कैरियर की एक मेहंदी लगाने से। जो मेहंदी लगाना होता है पंजाब में, अच्छा काम, अच्छा बिजनेस है, पैसे अच्छे आ जाते हैं। तो उस काम को सीखा मैं, और उस काम को रोड पे बैठ के मैंने किया, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, दुकान करे कुछ भी करे, सेल्फ डिपेंड थे, घर से कुछ सपोर्ट ऐसा बिग था नहीं, क्योंकि वो इस लाइन के आने के खिलाफ ही थे। और थोड़ा पापा से मेरी कभी उस तरह से बनी नहीं, कुछ अलग है, अपनी चीज़ें होती है, सबसे नहीं बनते। तो अपनी किस्मत ऐसी थी, तो हमने मेहंदी लगाना शुरुआत किया। मेहंदी लगा के पैसे इकट्ठे किए, तो घर पे भी देना होता था, क्योंकि हमारे कल्चर में ना एक बहुत बड़ा, देखिए क्या है ना, कि हमारे तरफ के माँ बाप यही सोचते हैं कि हमने बेटा जन्म नहीं किया, हमने एटीएम पैदा किया, एटीएम बनाया है, कि हमारा बेटा जब बड़ा होगा और कमाएगा, और कमा के सब पैसा हमें देते जाएगा, और हम उसको अपने तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत बेकार लगता है, क्योंकि एक लाइफ से बड़ा पैसा नहीं हो सकता। पैसे बहुत चीज़ है, पैसे के बगैर कुछ नहीं लाइफ है, मगर लाइफ की इम्पोर्टेंस कम से कम जो बच्चा कमा रहा है उसकी अपनी इच्छा क्या है, उसका अपना सपना क्या है, सोच क्या है, वो क्या चाहता है, बिना जाने माँ बाप उस पर प्रेशर बना देते हैं कि आप घर का जिम्मेवारी समझो। कमाने लगे तो उसकी अपनी ख्वाहिशों को मार के आप घर का जिम्मेवारी समझो, और घर का अच्छा बेटा बनने के लिए पैसे देते रहो। तो इसी तरीके में मैं भी लगा। दादा दादी के कहने पे इस संस्कार को मैं भी आगे लेके चल रहा था। पैसे कमाते घर पे देते, लेकिन इस तरह तो मेरा सपना मुंबई जाने का पूरा ना होता। घर से बात किया कि मुझे मुंबई जाना है, तो उन्होंने बोला मुझे कोई मतलब नहीं है मुंबई जाने का, जो कर रहा है वही कर। अच्छा, ऑफ सीजन होता था भैया, तो मैं एक बात बताऊँ, 6 महीने, जब वहाँ पे सिर्फ 6 महीने ही शादियों का सीज़न होता है, जबकि मेहंदी का काम चलता है। तो जब मेहंदी का काम करते थे तो ऑफ सीज़न हो जाता था, तो फ्री रह जाता था। तो मैं सोचा कि नारियल बेच लूँ। क्या होते हैं हमारे यूपी बिहार के हम लोग भैया जो हैं, एक प्लेट में एक नारियल को काटते हैं, और काट के फिर उसको पानी का छिट्टा मार के हाथ पे लेके बस में बेचते रहते हैं, कभी कोई फाटक के पास बेचते हैं। तो मैंने बेचा है, बस में भी बेचा है और फाटक पे भी बेचा है। बेच के सोचा कि पैसे इकट्ठे कर लूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उससे इतना ज़्यादा कुछ पैसे नहीं बन पा रहे थे। तो मेरा एक मामा है जो पत्थर के काम करते थे, तो उन्होंने बोला इसमें अच्छा पैसा है, ये सीख लेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं सोचा ठीक है। फिर मैं पत्थर और टाइल का काम सीखा। पत्थर टाइल का काम सीखने के बाद मैं उसको किया तो उसमें नाक में ना पूरा कैसे मेहनत करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है, जो मतलब लेबर क्लास के लोग जो होते हैं, ये लोगों की मेहनत की दाद देनी पड़ेगी कि कैसे ये लोग अपने घर परिवार के लिए बाहर जाके परदेश जाके कैसे कैसे काम करते हैं, जिसमें शरीर का कोई ध्यान नहीं रखते। टाइल जब काटोगे आपको तो नाक पूरा एक वो टाइल के जो उठते हैं ना उससे भर जाएगा, और भर जाएगा तो उसको वो लोग गुड़ खाते हैं रात को उस चीज़ को साफ़ करने के लिए कि ये ना रहे, सांस लेने में दिक्कत ना हो। लेकिन उनको सिर्फ ज़रूरत के लिए वो काम करते हैं। और उस चीज़ को जब मैं किया 2 से 3 महीने, तो
मुझे रहा कि नहीं, मैं इस चीज़ कर लूँगा तो ना मैं अपनी आवाज़ सही रख पाऊँगा, ना मैं अपनी डायलॉग डिलीवरी सही रख पाऊँगा, और कल होकर मेरे अंदर की स्टेमिना ख़त्म हो गई, एनर्जी नहीं रही, तो मैं कैसे स्टंट कर पाऊँगा, फिल्मों में कैसे इतना एक्शन कर पाऊँगा। तो इस चीज़ के लिए मैं उस काम को सीख के नहीं आगे कर पाया। फिर मेहंदी की सीज़न आ गया तो मेहंदी में पैसे कमाए, कुछ पैसे कमा के मैं बॉम्बे में आया, थोड़ा बहुत ऑडिशन दिया। तब दौरान फेसबुक के जरिए लोगों को मैं काम मांगता था, ऑडिशन देता था। सब डायरेक्टर, सब प्रोड्यूसर, लगभग भोजपुरी के पराग पाटिल सर हो जाए, राजकुमार पांडे जी हो जाए, मतलब जितने भी लोग हैं सबको मैंने वीडियो बना के अपने ऑडिशन के दिए हैं। फिर मुझे पराग पाटिल सर ने एक फ़िल्म में मुझे काम दिया, बागी इश्क में हीरो का दोस्त का रोल दिया उन्होंने, और वहाँ से मेरी किस्मत थोड़ी सी मुझे संतुष्टि दी कि चलो अब कहीं कोई जगह मिली है जहाँ पर मैं अपने हुनर का जलवा दिखा सकता हूँ। तो वहाँ पर मैंने फिर थोड़ा सा दोस्त का रोल मिला, तो इंडस्ट्री का उतनी समझ नहीं थी, काम का पता नहीं था, लेकिन जो किया उसमें बेहतर किया और सबने सराहा। एक्टर बनने की जो कहानी है आपकी, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि भाई आपने एक्टर बनने के लिए क्या तैयारी की? हाँ, तो यहीं से आगे की तैयारी। अखबार भी पढ़ा है कितने साल तक? जी देखिए, हुआ क्या है कि जब यहाँ पे मैं आया तो मैं रियल बताऊं तो बचपन में थोड़ा सा तोतला था मैं। तो दादाजी लाई खिला खिला के हमको बोलते थे कि तुम्हारी आवाज़ क्लियर हो। तो मुझे भी थोड़ी कभी कभी डिक्शन में प्रॉब्लम लगती थी, अब कभी ध्यान नहीं दिया, ज़रूरत नहीं पड़ी ना। तो जब मैं बागी इश्क के सेट पे आया तो वहाँ के दोस्त जब जो और कैरेक्टर सब थे तो वो होपलेस करने लगे, तुम्हारी डिक्शन प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये है वो है, सारी चीज़ें हैं, तुम अखबार पढ़ा करो। तो मैं यहाँ से जब उस सेट से रिटर्न गया, वहाँ डायलॉग बोलने में तो एक्यूरेट बोलता था, लेकिन नेचुरली बात करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी। तो वहाँ से जब रिटर्न गया तो मैं तकरीबन 1.5 साल तक अखबार पढ़ा, किताब पढ़ा, जिसमें से एक किताब का नाम आपको मैं बता दूँ कि पुअर डैड और रिच डैड, इस किताब को हिंदी में मैं पढ़ा। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा, कई मंत्र पढ़े मैंने, और श्री राम शर्मा आचार्य जी का मैं जब किताब पढ़ा तो अध्यात्म से भी जुड़ा। तो ये सारी चीज़ों से मैं होके गुजरा हूँ, तैयारी में मैं कोई कमी नहीं रखा। मुझे फिल्म देखने के बाद मेरे अंदर एक अलग ही ब्लास्ट हो जाता है, फिर मैं रोक नहीं पाता हूँ। उस कैरेक्टर को मैं जाके घर पे परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, उसमें घुसने की कोशिश करता हूँ, उसको शीशे के सामने रह के चिल्लाना, सब कुछ करता हूँ, अकेले कमरा बंद करके बेहुदपन जैसे नाचना, भागना, कूदना, सब कुछ करता हूँ। अपने आप को मुँह टेढ़ टार करके बताता हूँ कि क्या करूँ ना करूँ, जो होता है प्रोसेस, और जितना समझ आया यूट्यूब से देख के सब किया। विक्रम जी, हमें ये भी पता चला है कि आप शाहरुख खान से भी मिले हैं। क्या था वो वाकया? वाकया ये था कि हमारे गांव के थोड़ी सी दूर एक शहर में एक शिवजी यादव व्यास नाम के एक गायक थे, जिनके लिए मैं 1-2 गाना लिखा था। और उसके बाद जब मुझे भोजपुरी में कल्लू जी ये सब जो एंट्री मारे तो हिट हो गए। तो मेरा भी रहा कि मैं ये आसान रहेगा तो एक गाना गा दूँ, तो कहीं से पैसे जुगाड़े, दादाजी कर्जे पे उठाए पैसे, छुपा के पापा से दिए हमको, हम उसको लेके पटना गए थे। तो पटना डॉन 2 का प्रमोशन के लिए ना शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा जी आई हुई थी। तो हमें पता चला न्यूज़ के दौरान कि ये लोग आ रहे हैं, तो हम बहुत रिक्वेस्ट करके उनको लेके वहाँ गए कि हमको मिलाइए, एक बार दिखाइए। तो जब हम वहाँ गए तो सब लोग जूता चप्पल उठा उठा के मार रहे थे उसके फ़ोटो पे, गाली पे जो लेके आए थे। तो समझ नहीं पा रहा था क्या था, सब पूछा तो बोला लेट है, नहीं आ रहा है बोल के उसके नाम पे, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा देर बाद जब आया, सब के अंदर वो जूता चप्पल कैसे प्यार में बदल गया, मैं देखते रह गया। मैं भी वहाँ के एक गोला था जिसके लोहे का बना हुआ था, उस पर चढ़ के शाहरुख 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 चिल्ला रहा था। और बस उस दिन लगा कि मैं किसी हीरो को देख रहा हूँ। नज़दीक से तो नहीं देख पाया, मगर हाँ इतना लगा कि एक हीरो बनने का, एक एक्टर बनने का क्या रहता है असर। लोगों के दिल में प्यार जब हो तो वो कैसे अपने प्यार उछालते हैं अपने चहेते के लिए, ये असर और कर गया कि इस सिनेमा लाइन को नहीं छोड़ना है, इसमें नाम करना ही करना है। गानों को लेकर क्या कहेंगे? कोई गाने आपके आ रहे हैं, कोई फिल्मों में आपके गाने हैं? जी देखिए, मैं एज ए सिंगर भी तकरीबन बहुत सारे गाने गाया हूँ। तो वेब से भी रिलीज है, TF से भी रिलीज है, वर्ल्ड वाइड से रिलीज है, संजीवनी से भी रिलीज है। तो ये सारी जगहों से गाने रिलीज है। कोई 20 लाख भी गया है, कई 1-2 गाने हैं जो, और कई 2-3 लाख भी गए हैं। तो एज ए राइटर में तो बहुत सारे गाने लाखों में गए। मोदी जी के लिए भी मैं कई गाने लिखा जो कि काफ़ी सराहा गया, काफ़ी बजा। जब नोटबंदी पे भी मैंने गाना लिखा था। तो उसके बाद बहुत सारे गायकों के लिए मैंने गाना लिखा, लेकिन मुंबई न पहुंच सका। तो मुंबई किसी तरह पहुंचने के लिए फिर मैं कोशिश करता रहा काम मांगने की। तो दोबारा भी काम मुझे पराग पाटिल सर ही दिए, सरकारी लोग कटिया जाड़ा लगे में। और वहाँ से मेरी थोड़ी सी किस्मत पलटी। वहाँ कुछ ऐसे लोग मिले जो मुझे सपोर्ट करना चाहे मेरे मेहनत को देख के, और फिर मुझे उसके बाद एज ए हीरो लॉन्च होने का मौका मिला प्रमोद प्रेमी के साथ बोलो गर्व से वंदे मातरम फिल्म में। जी
विक्रम जी, क्या कुछ कहना चाहिए फैंस को, जो नए कलाकार जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कितना संघर्ष है और कैसे आगे बढ़े, कुछ बताइए। देखिए, बिना संघर्ष का कुछ मिले तो उसका कदर नहीं करते लोग। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपके जीवन में संघर्ष हो रहा है ना, तो हारिए मत, घबराइए मत, टूटिए मत, क्योंकि टूटेंगे तभी तो बनेंगे कुछ। जब तक आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे एक शरीर को जितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो जितना फ्लेक्सिबल होता है उतना हर रूप से वो ढल जाता है। इसी तरह आपके जब आपके संघर्ष में जीवन होना, तो आप सोचो कि समय आपको तैयार कर रहा है, समय आपको बना रहा है जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो। और जब उसका समय आएगा जिसके आप उसके लिए तैयार हो जाओगे, तो ऑटोमेटिक आपके हित में कहेगा। कहते हैं, शाहरुख खान जी का ही एक डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से पूरी चाहते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है, उससे आपको मिलाने में जरा जरा आपको काम करती है। तो उस चीज़ को मैं मानता हूँ भोलेनाथ की महिमा से। मैंने जिस चीज़ को चाहा था बचपन से, आज मेरी वो सपना सफल हुआ। एज ए हीरो 3 सिनेमा कर लिया हूँ, 2 सिनेमा आएगा तो आप लोग को दिल में ज़रूर जगह मिलेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरा काम आप लोग को पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी। वैसे एक आखिरी सवाल, क्या आप सलमान खान हैं? नहीं। वैसे कहा जा रहा है आजकल की भोजपुरी सिनेमा के अंदर सलमान खान सब जो है वो कौन सिंह है या खेसारी लाल है? देखिए, हम रियल बात बताएं ना, तो देखिए हम बहुत क्लियर बोलते हैं। हमारा बात बहुत लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि किसको क्या बात हमारा अच्छा लगेगा। अगर हम उसके अच्छे लगने के लिए बोलेंगे ना, तो मैं अपना कैरेक्टर भूल जाऊंगा। अब मैं क्या हूँ, मैं अंदर से मेरी आत्मा क्या सोचती है, क्या चाहती है, मैं कैसे मेरी जीवन का अपना कैरेक्टर है, मैं उसको कब जान पाऊंगा? जब मैं लोगों के हिसाब से जीना रहूँगा। तो समाज के हिसाब से सब रहते हैं। आज के टाइम पे मैं आपको ये बात कंप्लीट करने से पहले, इसका जवाब देने से पहले एक लाइन बताना चाहता हूँ। कौन अपनी ज़िंदगी जी रहा है? सब दुखी हैं, पैसे भी है, खा भी रहे, अच्छे पहन भी रहे, तब भी दुखी है। इसका सिर्फ वजह यही है कि कोई भी अपने अंतर आत्मा के हिसाब से नहीं है। सब कोई बनावटी चीज़ों पे डिपेंड है, बनावटी ज़िंदगी है, बनावटी रूप है, बनावटी समाज है। लोगों एक दूसरे के हिसाब से जीने की कोशिश में, कोई अपने हिसाब से नहीं जी रहा है, इसलिए बनावटी। तो इसलिए हमारे भोजपुरी में जो सलमान शाहरुख की बात रही, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है यार? सलमान खान, शाहरुख खान जी पूरे हिंदुस्तान के दिल में बसते हैं, और आपके अपने जो भोजपुरी के जितने आबादी हैं, उन सब ऑडियंस को आप नहीं अपने दिल में बसा पाए हो। कैसे आप सलमान खान, शाहरुख खान बन गए? वो लोग इतनी मेहनत करके उनकी सिनेमा में, उनकी हर सिनेमा में एक अलगपन दिखता है। वो उसके लिए जीते हैं, उस काम को कदर करते हैं। आप भोजपुरी में तो गाला गलौज, ये गाय का मैं समझ नहीं पाता हूँ। कुछ भी होता है, कोई भी लाइव आके कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी करता है, कोई मतलब कैसे संस्कार से आए हो लोग यार? तुम लोग इतने स्टार बन गए, पैसे भी दे दिए भगवान ने, तो एक कम से कम समाज को अच्छा चीज़ तो दो, अपनी एक संस्कार तो झलकाओ कि तुम कैसे, तुम दूसरों को जवाब देने में लगे हो, एक दूसरे की आरोप प्रत्यारोप करते रहते हो, सब करते रहते हैं। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि कहते हैं कीचड़ में ना पत्थर फेंको तो छींटा अपने ऊपर पड़ता है। तो मेरे मामले में हाँ, मैं पवन सिंह का गायकी का फ़ैन हूँ, खेसारी लाल का 2-4 फिल्मों का अभिनय का फ़ैन हूँ। उनकी काम की कदर करूँगा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ना मैं जानता हूँ, ना मैं उनसे कभी उस तरह से अटैच रहा हूँ। तो वो, लेकिन जो दिखता है वो ठीक नहीं है, ना इंडस्ट्री के लिए, ना किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए। क्योंकि भोजपुरी के नाम पे धप्पा, कहीं भी जाओ ना, मेरे दोस्त हैं जो फॉरेन रहते हैं, जो भी रहते हैं, मैं पंजाब में भी रहता हूँ, तो मैं शर्म आता है मुझे। अब कोई कहेगा कि अपनी भोजपुरी, अरे भाई रहने दो, तुम जो बाहुबली बन रहे हो ना, तुमको पता होगा कि तुम किस लिए बन रहे हो। तो असली बाहुबली बनने के लिए पहले मेहनत करो। मेरे पे उंगली उठाना, मेरी जितनी कमियां होगी मुझे बताना, उसको नोट करके मैं पूरा करके अगली बार तुमको दूंगा फुलफिल करके। बट मेरा काम देखो, मुझे आप कमी बताओगे तो उसको सुधारूंगा, ये मेरा काम है। शाहरुख खान के लिए भी सब फिल्में उसके नहीं चलती, लेकिन जो चली है ना उसके लिए तारीफ भी मिलना चाहिए उसको। भोजपुरी में क्या है, यहाँ काम सर कैसे मिलता है आप लोग तो भली बात ही जानते ही हैं, लेकिन इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मेरा क्लियर कट यही है सर कि हाँ, 1-2 फिल्में आई है, हर हर गंगे पवन सिंह की, जो मुझे पसंद आई, उसमें एक काम हुआ है। सर सिनेमा एक लोगों का बनाने से नहीं हो सकता। सलमान खान, शाहरुख खान अकेले थोड़ी बनते हैं। उस एक इंसान का नाम के पीछे, उसके पीछे के पूरे टीम काम करता है जियो जान से। उस सिनेमा बनाते हैं। शाहरुख खान को शाहरुख खान नहीं बना के प्रेजेंट करते, उस सिनेमा का कैरेक्टर बनाते हैं। यहाँ पर सबको उसके हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। तो मत करो, डायरेक्टर के हिसाब से जब तक सिनेमा रहेगा तब तक सिनेमा बनेगी।
जब तक आप हीरो के हिसाब से सिनेमा बनती रहेगी ना, तो कभी सिनेमा थिएटर में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हीरो अपनी सोच प्रकट करेगा और उसकी सोच कैसे कैसे होता है वो भटकते रहता है। डायरेक्टर कंसंट्रेट करता है, उसकी भी कैरियर जुड़ी होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब जो बातें मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने सिनेमा में आप लोगों को इसका मौका ना दूं बोलने का। थैंक यू सो मच विक्रम, थैंक यू। चलिए जी, भोजपुरी के सभी टेक्नीशियन, सभी डायरेक्टर, सभी लोगों से कि सर देखिए, काम की कदर कीजिए। ये काम ही है जो आप लोगों के घर परिवार सब कुछ चला रहा है, लेकिन जो स्थिति है भोजपुरी की, अगर इसको सुधारने में नहीं लगे तो आप लोग तो चले पड़े, पैसा कमा लिए, सब कुछ कर लिया आप लोग, घर, बिल्डिंग, फ्लैट मुंबई में सब ले लिए हैं, सब कुछ आप लोग का जीवन है, लेकिन उनका क्या, जिन लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। कई लोग आपके साथ साथ मीडिया वाले से लेके कौन क्या बना पाया है, आप 2-4 लोगों को छोड़ के देखा जाए तो क्यों नहीं बना पाए, इसका वजह क्या है? क्यों एक इंडस्ट्री को आप, अगर आपके लिए पीआरओ भी काम कर रहे हैं, पीआरओ को भी आप यार मुझे एक चीज़ मुझे समझना है, यहाँ कोई किसी को काम दे के एहसान करता है क्या? किसी को 2 रुपये दे के और काम दे के एहसान करता है क्या? ऐसा सिस्टम है क्या यहाँ पे? क्यों है भाई? ऐसे रहेगा तो कब तक? आपका दबदबा है, आपका जोर है, आपका आज टाइम है, आप कर लोगे, लेकिन इसके बाद क्या करोगे? जब आएगा टाइम तो चीज़ें पलटेगी। परिवर्तन दुनिया का नियम है और वो होना शुरू में हो गया है भोजपुरी में। तो हम जितने यंग लोग जो भी संघर्ष करें भाई, जहाँ हो आप लोग, सिंगर हो, राइटर हो, जो भी हो भाई, आप लोग इतना बिलीव रखो कि आप लोगों कहते हैं ना, समाज और देश युवकों के हाथ में होता है, इसी तरह हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री आने वाले जनरेशन जो यहाँ है ना, उसके हाथ में है। क्योंकि जो लोग कर गए, जो लोग भोजपुरी में कर गए, उनके पास उतनी ही सुविधाएं थी, उतनी ही समझ थी, उसमें वो अपना बेहतर कर गए। अब इसको अगर उठाना है तो ये जिम्मेवारी हमारे कंधों पे है, हमें अपने काम को सीख कर आना होगा। ये नहीं कि हमारे पास प्रोड्यूसर मिल गए, पैसे वाले घर से हैं तो शौक के लिए आए, बॉडी बनाए, हीरो बन गए, एक्टिंग का ये नहीं पता, सिंगिंग कर रहे हैं, सिंगिंग का ये सब काम करके ना, इसी वजह से जो सिनेमा का लेवल ख़त्म करते हैं, क्योंकि उस काम का लेवल नहीं होता है। भोजपुरी में पिछले 5 सालों में यही हुआ है, जितने हीरो लॉन्च हुए, कौन किसको काम के दम पे काम मिल रहा है? जब आपके काम के दम पे काम नहीं मिल रहा है तो काम के लिए जानने के लिए कौन मेहनत करेगा? नहीं करेगा कोई। क्यों करेगा? पता है कि पैसा रहेगा तो हीरो बन जाएंगे। तो भाई ऐसा सिस्टम हटा दो, सबकी रोजी रोटी चले, उसमें काम करो। किसी को आप प्रोड्यूसर हो सर, आप डायरेक्टर हो सर, आप अगर कोई बात मेरा बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सर आप लोग सेटल हो, कई लोग नहीं भी है, तो कम से कम सिनेमा बड़ा होगा ना। साल में 50 ही सिनेमा बने भोजपुरी में, 10 ही सिनेमा बने, लेकिन ऐसा बने कि इंडिया हिला दे, इंडिया वालों को लगे कि अब भोजपुरी कर रहा है कुछ। लेकिन अगर आप 2000 बनाओगे लेकिन किसी काम का नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, क्या फ़ायदा? एक टाइम पे सबको यहाँ से हट जाएगा, फिर आप लोग करते रहना अपनी मन की इच्छा पूरा। तो इसीलिए जिसको बुरा लगा हो सॉरी, मैं अपना काम को कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, पूजा करता हूँ। मैं अपने हर डायरेक्टर को, हर लोगों को, मेरे लिए वो गुरु हैं, उनसे मुझे बहुत से हाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, संजय श्रीवास्तव भैया को थैंक यू सो मच। उन्होंने मेरी जनता की अदालत बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई है और मुझे जो कमी थी अभिनय के मामले में, वो वहाँ पर हमें वो पूरा किए हैं, बहुत सिखाए हैं। तो वो ऐसे डायरेक्टर हो जो सिखाए चीज़ों को, समझाए चीज़ों को और आपसे निकलवाए आप किस लायक हो, तब ना काम होता है। लेकिन वो भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये भोजपुरी ही स्ट्रगल कर रही है। तो ये स्ट्रगल सबकी है, मेरे अकेले की नहीं है। थैंक यू। चलिए जी, नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम, और मुझ पे अपना आशीर्वाद और कृपा बरसाए रखें और सपोर्ट करें इस भाई को। ये विक्रम कुमार की 2 फिल्में आ रही है, तो प्लीज़ इसका ट्रेलर देख के अच्छा बुरा सब बताएं हमको। बिंदास मेरे फेसबुक पेज पे आए, मेरे फेसबुक कहीं भी आए, मैसेज करें और बताएं कि भाई आपका ये चीज़ अच्छा लगा, ये बुरा है। मैं अगली सिनेमा में आपको फुलफिल करके दूंगा, ये मेरा वादा है। लव यू। थैंक यू सो मच।